बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजुकेशन न्यूज़। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एमडी कैट के वाले से, और एमडी कैट के वाले से मुख्तलिफ़ चीज़ें इस वक्त आपने सुन रखी हैं और पढ़ रखी हैं। 2 रोज़ कबल कराची जंग अखबार के रिपोर्टर सैयद मोहम्मद अस्करी साहब ने खबर ब्रेक की और बड़ी डिटेल खबर थी, और उसमें उन्होंने तकरीबन वो जितनी भी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट थी उसको उन्होंने पेश किया है। उसमें एक एक चीज़ उन्होंने वाज़े करके लिखी है। और अस्करी साहब की मैंने पहले भी इस मामले में उनकी तारीफ़ की कि उन्होंने ये ख़बर बहुत डिटेल दी है और बर वक्त दी है। बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे थे मुझ समेत कि ये रिपोर्ट वो हासिल करें और इसको ब्रेक करें, लेकिन चूँकि वो सीनियर रिपोर्टर हैं, तकरीबन 3 दहाइयों का उनका तजर्बा है एजुकेशन रिपोर्टर का, उन्होंने ये ख़बर जो है वो ब्रेक की है। लेकिन हमने देखा है कि उस रिपोर्ट में भी उन्होंने लिखा है कि जना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी ने और उनके वाइस चांसलर ने ताउन नहीं किया है ये इंक्वायरी कमेटी के साथ। तो उस पर फिर मज़ीद हमने खोजने की कोशिश की, इन्वेस्टिगेशन की कोशिश की कि ये क्या मामला हो सकता है। हिना सईद और सोराब ज़मान ये कौन लोग हैं, इतने ताकतवर क्यों हैं, इनके पीछे किसका हाथ हो सकता है। तो ये वो नुक्ता था, ये वो शक की बुनियाद थी जिस पे हमने खोजने की कोशिश की, और हमें पता चला इन दोनों हज़रात के बारे में कि ये दोनों हज़रात कौन हैं। तो ये सारा मामला अगर आपने इन 2 लोगों को समझ लिया, और आज हम कोशिश करेंगे कि इनके बारे में तफसील से आपको बताएं कि ये 2 बाअसर लोग कौन हैं, तो फिर आप समझ जाएंगे कि उस पूरी इन्वेस्टिगेटिव जो रिपोर्ट है जो तैयार की है हेल्थ के लोगों के साथ मिल कर के, यूनिवर्सिटी के लोगों के साथ मिल कर के, फिर FIA के लोगों के साथ मिल कर के, ये पूरी टीम ने जो इन्वेस्टिगेशन की है और रिपोर्ट CM को पेश की है, उसमें ये 2 लोग अपीयर नहीं हुए, इनसे सवाल जवाब नहीं हुए। तो इनके बारे में अब हम आपको वो चीज़ें बताते हैं जो यकीनन उस टीम तक भी नहीं पहुंची है। तो फिर आप समझ जाएंगे कि MD कैट का पेपर कैसे लीक हुआ है। PMDC ने चूँकि ये JSMU को 62 मिलियन रुपीज़ दिए थे कि जी आप ये पेपर भी बनाएं और टेस्ट भी मुनक़्क़िद करें और फिर उसके रिज़ल्ट दें, और उसके बाद एडमिशन होंगे MBBS के और BDS के। तो JSMU ने ज़ाहिर है ये पेपर बनाना था, इतने सारे ख़तीर रकम भी वहाँ से आई थी, टेस्ट भी उसका लेना था और उसके बाद नताइज जारी करने थे। JSMU के VC डॉक्टर अमजद सिराज मेमन इसके लिए डाउ यूनिवर्सिटी में से, अपनी यूनिवर्सिटी में उन्होंने इससे काबिल शख्स कोई नहीं समझा कि किसी की ज़िम्मेदारी लगाई जाए, और उन्होंने बेहतर समझा कि जिस इदारे से वो आए हैं डाउ से, वहाँ से ही कोई कम्पिटेंट शख्स ले कर के आएँ। तो उनकी नज़रें जा कर के हिना सईद साहिबा पर टिकी। चूँकि हिना सईद 1-2 महीने कबल ही जो है वो डाउ यूनिवर्सिटी से निकाली गई हैं या आ गई हैं वहाँ से, वो भी हम आपको कहानी बताते हैं। वाइस चांसलर ने बेहतर समझा कि हिना सईद से ये ज़िम्मेदारी उनको दी जाए और उनके ज़रिए से ये सारा मामला करवाया जाए। तो फिर इसके लिए डाउ यूनिवर्सिटी से 2016 से लेकर 2023 तक डिप्टी कंट्रोलर रहने वाली जो ये ख़ातून हैं हिना सईद साहिबा, इनको ये ज़िम्मेदारी दी गई अमजद सिराज मेमन की तरफ से कि बग़ैर किसी रूल ज़ाब्ते के इन्होंने इसको ये ज़िम्मेदारी दी, और ग्रेड 19 पर इनको एडिशनल डायरेक्टर एडमिशन बना करके ये ज़िम्मेदारी दी गई। अब एडिशनल डायरेक्टर एडमिशन ये पहली दफ़ा इतनी बड़ी पोस्ट पर कंटीजेंसी से कोई बंदा भर्ती किया गया है, और उसके लिए किसी रूल ज़ाब्ते की परवाह नहीं की गई है। जबकि वाइस चांसलर को इख्तियार होता है कि वो ग्रेड 19 तक का बंदा भर्ती कर सकते हैं एडॉक बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, डेली वेजेस पे, जबकि रेगुलर बेसिस पे वो इस सतह तक भी भर्ती नहीं कर सकते हैं। लेकिन इससे ऊपर जाने के लिए उनको मुतल्लिका अथॉरिटी से सिफारिश करनी पड़ती है, फिर वहाँ से अगर अप्रूवल मिलती है तो बंदा भर्ती होता है। लेकिन इन्होंने अपनी मर्ज़ी चलाई, और अमजद सिराज मेमन ने, और इन्होंने हिना सईद साहिबा को ग्रेड 19 पे यहाँ पे एडिशनल डायरेक्टर एडमिशन बना दिया। फिर उसके बाद 18 जून 2023 को JSMU में उन्होंने ज्वाइनिंग दे दी। उसके बाद जैसे ही PMDC के फ़ंड्स आए, ये जो जितने भी सारे फ़ंड्स आए, तो डायरेक्टर एडमिशन जो हैं JSMU के आदिल रशीद साहब, उनको फरमाइशें भी की जाने लगी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं जी, सारी चीज़ें ज़ाहिर है आप एक
मुतल्लिका बंदा हो फाइनेंस का, वो सारी चीज़ें लिख करके भेजेगा, वो ऑडिट से क्लियर होंगी तो दैन आपको पेमेंट मिलेगी। तो फिर ज़ाहिर है ये मामला एक दफ़ा मर्ज़ी के बिल बनवाने के लिए भी वीसी के पास गया और वीसी ने वहाँ से फिर एक शख्स को अपॉइंट किया, मतलब अपॉइंट इस ज़मन में उनकी ड्यूटी लगाई कि आपने इस सारे मामले में इनके पास ड्यूटी करनी है, ताकि ये मामला जब क्लियर हो जाएगा, ये खुसूसी असाइनमेंट, तो फिर उसके बाद आपको वापस अपने शोबे यानी कि फ़ाइनेंस डिपार्टमेंट में आना है, जहाँ ज़ेब की बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा, आगे चलते हैं। उसके बाद फिर ये हुआ कि MD कैट के जो पेपर थे ये बनाए जाने लगे और उसके लिए वीसी ने डायरेक्टर क्यू बैंक लेको ज़मान को ज़िम्मेदारी दी और उनको कहा कि आप ये पेपर बनाएं। अब लेको ज़मान ने ज़ाहिर है अपनी ड्यूटी परफॉर्म की, उन्होंने पेपर बनाया और एज़ पर रूल के उन्होंने ये सारा मामला करने के बाद वाइस चांसलर को कहा जी कि अब पेपर छपाई का जो मामला होगा, प्रिंटिंग का जो मामला होगा, इसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। अब ज़ाहिर है लेको ज़मान क्यों उसमें नहीं गए ये तो उन्होंने कमेटी को बताया होगा और हमारी राय ये है, जो हम तक मालूमात पहुँची हैं, कि लेको ज़मान क्यू बैंक के जो डायरेक्टर हैं ये इसलिए नहीं उसमें पड़े कि इन्होंने देखा कि यहाँ पे अगर मेरे हाथ भी जाएंगे तो यकीनन ये रंगीन होंगे, ये थोड़ा सा पीछे हट गए। उसके बाद मामला आगे चला गया। मामला किसके पास चला गया? प्रिंटिंग की जानिब बढ़ने से पहले वाइस चांसलर के पास और फिर मामला हिना सईद साहिबा के हाथ में आ गया। इसके बाद डायरेक्टर एडमिशन का यहाँ पे मामला शुरू होता है फ़ातिमा आबिद साहिबा का। उनके साथ मिल कर के, अब चूँकि वो डायरेक्टर एडमिशन है और ये एडिशनल डायरेक्टर एडमिशन है हिना सईद, तो इन दोनों ने मिल कर के फिर यहाँ पे एक सिस्टम शुरू किया। वो सिस्टम ये था कि जिसका FIA की रिपोर्ट में भी ज़िक्र मौजूद है, आपने अस्करी साहब की रिपोर्ट यकीनन पढ़ ली होगी। उसके बाद हिना सईद ने वाइस चांसलर से कहा कि चूँकि डायरेक्टर एडमिशन भी खातून हैं, मैं एडिशनल डायरेक्टर भी खातून हूँ, ये मामला सारा हमारे पास आ गया है, तो अब ऐसा करते हैं कि हमें एक बंदा दिया जाए जो मर्द हो साथ में और वो हमारे इन मामलात को भी, जो चीज़ें हम कर रहे हैं इसमें हमारा मुमिद मुआवन साबित हो। फिर उसके बाद वाइस चांसलर ने इसके लिए उन्हें एक शख्स दिया जिसका नाम है सोराब ज़मान। ये सोराब ज़मान इस सारे खेल में यहाँ आकर के उनकी एंट्री होती है। अब सोराब ज़मान कौन है? सोराब ज़मान ख़ुद डाउ यूनिवर्सिटी में रहे हैं, यानी कि वाइस चांसलर से पुराने मुरासम हो गए और हिना भी चूँकि डाउ में रही हैं तो इसलिए पुराने मुरासम हो गए। लेकिन एक बात जो हॉनेस्टली है वो ये है कि सोराब ज़मान ने इस MD कैट से पहले उनकी कुछ ज़्यादा बातचीत या ज़्यादा उस तरह से मामलात नहीं थे इनके साथ, वो इनको अच्छा नहीं समझते थे। सोराब ज़मान उस वक़्त तक सोराब ज़मान की सोच ठीक थी कि हिना सईद जो हैं ये चर्ब ज़बान हैं, ये बहुत ज़्यादा गालियाँ बकती हैं, ये बहुत ज़्यादा रूट जा कर के अपने से कम ओहदे के लोगों से बात करती हैं, अबे तबे तू तड़ाख में उनकी सारे सिलसिले शुरू होते हैं। थे सोराब ज़मान ये जो हैं इन्होंने ज्वाइन किया यहाँ पे इस टीम को वाइस चांसलर के कहने पे। उसके बाद ये हुआ कि मिल कर के इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। फिर सोराब ज़मान जो हैं इन्होंने एंट्री दी इस मामले में और चूँकि पुराना ताल्लुक़ भी था, फिर बात आई गई होगी, पुरानी चीज़ें बुला दी गई और फिर नए सिलसिले शुरू कर दिए गए। अब MD कैट के पेपर के वाले से चूँकि हिना सईद के साथ जब से सोराब ज़मान आया तो फिर टीम यहाँ से मज़ीद बढ़नी शुरू हो गई। वो कैसे बढ़ी कि 28 सफ़हात का ये जो पेपर तैयार हुआ MD कैट का, ये एक साथ अगर आप तसव्वुर करें कि 28 पेजेस आपने उठाए हुए हों तो वो डेफ़िनेटली अगर आप किसी जेब में रखते हैं, आप किसी जगह भी अगर अपनी जेब में रख करके या किसी भी तरीके से अगर उसको आउट ले करके दरवाज़े से बाहर जाना चाहें तो यकीनन हर देखने वाले शख्स को नज़र आएगा कि आपके पास कोई चीज़ है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने, अब ज़ाहिर है नीयत ही ख़राब थी कि चोरी करना है, पैसा बनाना है और लीगल पैसा जो आया हुआ है PMDC का उस पर भी नज़र थी और साथ में इस पेपर को बेच करके पैसे कमाना इस पर भी नज़र थी। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि इस पेपर की छपाई मुख्तलिफ़ अंदाज में कराई गई। मसलन पहला पेपर जो था उसके पहले बंच जो है जितने लाख छपवाने थे वो छपवाए, फिर उसके बाद पेपर पेज नंबर 2 छपवाया, पेज नंबर 3, इस तरह करके मुख्तलिफ़ पेजेस इन्होंने छपवाए। होना तो ये चाहिए था कि एक साथ ही पूरे बंच छपते, उनकी बाइंडिंग होती और बाइंडिंग होने के बाद वो तय दर तय सीरियल नंबर के साथ होते और चोरी के इम्कानात कम होते।
अब इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने एक एक पेपर निकाला और फिर उसको बंच बनाने के लिए, उसका बाइंडिंग के लिए फिर उन्होंने खेल ये शुरू किया कि एक एक जो कोई इस बहाने के यार ये पेपर ख़राब हो गया उठा के फेंका और दूसरे शख्स ने उसको उठाया और उठा करके छप्पड़ कर लिया। एक पेपर को तो चोरी करना आसान है बनिस्बत 28 पेपरों को चोरी करने के। उसके बाद इन्होंने ये किया कि यहाँ पे एक और शख्स की एंट्री होती है जो कराची मैट्रिक बोर्ड, इंटर बोर्ड, दीगर इस तरह के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनमें भी काम करते हैं। गुलाब शाह उनका नाम है, बाइंडर हैं, ठेकेदार हैं छोटे से। उनको मिलाया और मिला करके उनको कहा कि जी आप ये काम शुरू करें। उन्होंने अपनी टीम शहर से इकट्ठी की, जो उनके प्राइवेट लोग होते हैं उनको ला करके उन्होंने, गुलाब शाह ने ये बाइंडिंग करना शुरू की। अब इसका मुआवजा 10,000 रुपये 8 घंटे का, 24 घंटे का तय हुआ पर डे का, यानी कि और उनको 8 घंटे ड्यूटी परफॉर्म करने के 10,000 रुपये दिए जाते रहे। इस पर भी हम आगे चल के बात करते हैं कि ये चेक कैसे क्लियर होते गए, लेकिन फिल वक्त हम आपको इस टीम के बारे में बताते हैं कि जिस टीम ने ये पेपर दिया और पेपर लीक कैसे हुआ। अब ये वो बातें हम आपको, ये वो इंकिशाफ कर रहे हैं जो बिल्कुल हमारे पास इसके मुबैना तौर पर भी और हमारे पास एविडेंसेस हैं, वीडियो की सूरत में भी हैं, दीगर भी हैं। लेकिन अब देखना यह है कि FIA की पहुंच इन दो लोगों तक होती है या दीगर लोगों तक होती है और वाइस चांसलर इन तक पहुंच किसी की होने देते हैं या इसी तरह इनको घर बिठा करके मामले को ठंडा करके दोबारा MD कैट का ये जो मामला है ये चला जाता है डॉ में और रात गई बात गई वाला मामला होता है या नहीं, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। अब यूँ गुलाब शाह जो हैं इन्होंने भी सारा सिलसिला किया और यहाँ से एक एक पेपर लीक होता गया। अब इस दौरान हिना सईद की टीम में शहरयार नामी एक शख्स भी दाखिल होता है, वो इस टीम में होता है और शहरयार को इन्होंने अंदरून सिंध भेजा, लड़काना में भेजा, यहाँ से ये पेपर आउट भी हुआ। अब चूँकि बाइंडिंग हो चुकी थी, शहर के सर्वे किए जा रहे थे, यूनिवर्सिटियों के इंटीरियर में भी सर्वे किए जा रहे थे जहाँ पे पेपर को होना था, तो ये शहरयार लड़काना गया और यहीं से एक पेपर लीक भी हुआ। चूँकि पेपर लीक अंदरून सिंध में हुआ है, YDA को इसका पता है, YDA के लोगों की अब पहले भी उन्होंने बहुत बेहतरीन काविश की है, अब भी आने वाले वक्त में उनकी ज़िम्मेदारी मज़ीद बढ़ गई है कि वो किस तरह से इसको, ये जो पेपर, ये जो रिपोर्ट आई है इसको चैलेंज करते हैं और इसको मंतकी इंजाम तक मामले को पहुँचाते हैं। अब चूँकि पेपर शहरयार अंदरून सिंध गए और इसी दौरान ये पेपर लीक भी हुआ और जहाँ से पेपर लीक हुआ तो वो ज़ाहिर है ये वाला बंदा भी था और इसके साथ दीगर लोग भी थे। डायरेक्टर एडमिशन फातिमा आबिद के कहने पर अनीता शाह को भी यही शहरयार जो हैं ये गलत मालूमात देते रहे हैं और अनीता शाह जो हैं वो ज़ाहिर है इनकी बातों में आ गई। अब हिना सईद ने PMDC के पैसे को इस्तेमाल करना था। अब दूसरा पैसा तो ज़ाहिर है इस माफिया की तरफ से आ गया जो पेपर उन्होंने बेचा। और उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट से एक शख्स जिसका मैंने पहले जिक्र किया व्लॉग में शुरू में, जांजेब को भेजा गया वाइस चांसलर के कहने पे कि आप यहाँ पे जाएं और जा करके आप इनकी मदद करें, इनके बिल्स बनाएं और वो फाइनेंस में भेजें, फाइनेंस ऑडिट में भेजेगा और ऑडिट के बाद ये दोबारा फाइनेंस में जाएगा ये बिल और बिल उसके बाद क्लियर होगा। अब जांजेब ने आकर के इनको रास्ता दिखाया शैतान की तरह, जिस तरह से शैतान गुनाह की तरफ आपको राग़िब करता है तो फिर वो रास्ते और तदाबीर भी आपके जहन में डालता है और आपको उसकी तरफ लेकर के जाता है। तो इस तरह जांजेब ने ये काम किया कि आकर के इस टीम में जब ये शामिल हुआ तो इसने रास्ते बताए जी कि किस तरह से ऑडिट के इश्कालात से, तहफ़्फ़ुज़ात से, उनके नोटिंग से बचना है। आपने ऑडिट से बचेंगे तो ज़ाहिर है ये सारा मामला क्लियर होगा। तो अब ऑडिट से किस तरह से उनको जांजेब ने बचाया और फिर उस पर ये हुआ कि मज़ीद ये मामला सारा आगे बढ़ा, वाइस चांसलर तक बात गई जी कि ये जो डायरेक्टर फाइनेंस हैं ये एतराज़ लगा देते हैं हमारे चेक पर और चेक क्लियर नहीं होते हैं। तो वो जांजेब ने फिर सुराब जमान के साथ मिल कर के सेटिंग डाली और फिर उसके बाद ऑडिट वालों ने भी इस पर कोई भी एतराज़ लगाने और छोड़ दिए और बरानाम एक ऑडिट सा हो के सारे MD कैट का जो पैसा था ये भी जाता रहा। इसकी भी डिटेल ऑलरेडी मौजूद है। और फिर सबसे कम जो चेक क्लियर हुए हैं वो अनीता शाह के हुए हैं, 2-3 चेक उनके क्लियर हुए हैं। बाकी फातिमा आबिद से मिलकर दीगर जो चेक हैं डायरेक्टर क्यू बैंक के भी और ख़ुद हिना सईद के, ये सारे चेक बग़ैर रसीदों के क्लियर होते रहे और उन पर ऑडिट का कोई एतराज़ नहीं लगा, कोई पैरा नहीं लगा। अब आपको बताते हैं कि हिना सईद साहिबा कौन है। हिना सईद साहिबा जो हैं वो इन्होंने 1995 में जामिया कराची से BSc में इस्लामिया कॉलेज की तरफ से इनरोलमेंट हासिल की और इनरोलमेंट करने के बाद इन्होंने 1997 में BSc का इम्तिहान दिया। अब BSc का इन्होंने इम्तिहान दिया तो
अब ज़ाहिर है अभी इनकी अगर आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं तो अभी केमिस्ट्री में लाने की कोशिश तो करती हैं, लेकिन इनकी असल केमिस्ट्री उस वक़्त फ़ेल थी और हमारे पास उसका एविडेंस मौजूद है कि इनकी केमिस्ट्री फ़ेल थी। और केमिस्ट्री में इनके पेपर कितने हैं, नंबर कितने हैं, ये भी आप बखूबी देख सकते हैं। उसके बाद ये बीएससी फ़ेल हैं और ये कहती हैं, इनकी सीवी पे लिखा हुआ है, सीवी भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिस पे लिखा हुआ है कि इन्होंने एमबीए कर लिया कहाँ से जी, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से। अब ठीक है, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से अगर आपने एमबीए किया है तो किस बेस पे किया है, क्योंकि आपकी बीएससी तो फेल है। अब बीएससी जिसने कर ली है वो जा सकता है एमबीए की तरफ, लेकिन किस तरह जा सकता है, पास होना उसका ज़रूरी है। अब ये साहिबा जो हैं ये मुबैना तौर पर एक सियासी शख्सियत के कहने पे इनको डॉक्टर सईद कुरैशी ने डॉ यूनिवर्सिटी में या उनके दौर में या उससे पहले के दौर में भर्ती किया और फिर ये वहाँ पे डिप्टी कंट्रोलर के तौर पे ग्रेड 18 में भर्ती हुई और ना सिर्फ भर्ती हुई बल्कि ये 2016 से लेकर 2023 तक यानी कि 7 साल हैवी इनकम इनकी रही, वहाँ पे हैवी सैलरी लेती रही और इनके हाथों से कई पॉलिसी मैटर्स गए आगे, वो जो सारे गैर कानूनी थे, क्योंकि भर्ती गैर कानूनी थी। भर्ती इसलिए गैर कानूनी थी कि डिग्री जाली थी, जाली डिग्री पे भर्ती हुई। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि डॉक्टर सईद कुरैशी ने या उनकी टीम ने, उनके एचआर ने हिना सईद से उनकी असल इसनाद नहीं मांगी या असल इसनाद की वेरिफिकेशन नहीं की है। ये डॉ यूनिवर्सिटी का मामला है। आने वाले दिनों में देखते ही हैं कि हिना सईद से डॉ यूनिवर्सिटी रिकवर करती है या अदालत उनसे रिकवर कराती है। JSMU के वीसी अमजद सराज मेमन ने भी उसी शख्सियत के कहने पर इनको जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में भर्ती किया, आला ओहदे पर भर्ती किया। और अब देखना यह है कि अमजद सराज मेमन भी इनसे रिकवरी करते हैं, बाज पुरस करते हैं, कार्रवाई के लिए सिफारिश करते हैं या नहीं, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। और PMDC अब JSMU के ख़िलाफ़ इतने बड़े इस ब्लंडर पर कोई बाज पुरस करता है, कोई नोटिस जारी करता है, इनको ब्लैक लिस्ट करता है आइंदा के लिए या नहीं, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हैरान कुन अमर यहाँ पर यह है कि जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो HR की डायरेक्टर हैं राहत नाज, वो रिटायर्ड होने के करीब पहुंच गई हैं, इतना उनका तजर्बा है, लेकिन उनसे इतनी बड़ी गलती कैसे हुई है, ये भी एक सवालिया निशान है हिना राहत नाज साहिबा पर कि उन्होंने कैसे जाली डिग्री पर भर्ती कर लिया और 3 महीने तक किसी किस्म की भी वेरिफिकेशन नहीं की है। ये भी आने वाले वक्त पर हम छोड़ते हैं, ये भी देखते हैं। आज हमने राब्ता करने की भरपूर कोशिश की हिना साहिबा से कि आप कोई हमें यहाँ पर अपना मौक़िफ़ दें, लेकिन उनके नंबर पर जब हमने फ़ोन किया तो एक साहब ने फ़ोन उठाया और उन्होंने कहा जी कि इसके बाद दोबारा किसी भी तरह इस नंबर पर रब्ता नहीं करना। हमने कहा भी कि ये नंबर उनका है, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका नंबर नहीं है। ये सारा मामला हमने आपके सामने रखा है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि इन 2 लोगों के ख़िलाफ़, सोराब जमान के ख़िलाफ़ या हिना सईद साहिबा की पूरी टीम के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है या नहीं होती, जालसाजी का मुकदमा इन पर दर्ज होता है या नहीं होता, कोई FIR होती है तो वो JSMU कराएगा या डॉ यूनिवर्सिटी कराएगी या PMDC करवाएगा। इस पर आने वाले वक्त में हम आपको मज़ीद बाखबर रखेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।